You are watching Gyandeep channel. From tradition to transformation, Gyandeep leads the way. प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञानदीप चैनल की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज की हमारी वीडियो का विषय एक कविता फूल और कांटे, 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 3। वीडियो में आप कविता का सरलार्थ, कवि परिचय और कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। फूल और कांटे कविता हमें सिखाती है कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसके खानदान या जन्म से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो समाज में उसे सम्मान मिलता है, और यदि व्यक्ति में अहंकार है, बड़प्पन का अभाव है, तो ऊंचा कुल भी उसे वह सम्मान नहीं दिला पाता। तो प्रस्तुत है कविता फूल और कांटे का सरलार्थ। कवि कहते हैं कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। तो इस पद में बताया गया है कि फूल और कांटा एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधा यानी प्रकृति उन्हें पालता पोसता है। रात में चंद्रमा सभी पर समान चांदनी बिखेरता है, यानी फूल और कांटे को समान प्राकृतिक सुविधाएं मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पद में जो फूल और कांटे हैं वो मनुष्यों के प्रतीक हैं, जो एक ही समाज में पलते हैं और समान संसाधन पाते हैं, फिर भी उनके व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। मेह उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। फूलों और कांटों पर एक जैसी वर्षा होती है, एक जैसी हवाएं उन पर बहती हैं, लेकिन फिर भी फूलों और कांटों के स्वभाव और प्रभाव एक जैसे नहीं होते। तो कवि के कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य भी एक जैसी परिस्थितियों में रहते हुए अलग अलग विचार और कर्म करते हैं। यदि कोई दूसरों को सुख देता है, वहीं इस तरह के मनुष्य भी समाज में हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, बौर का भेद देता श्याम तन। तो इस पद में कवि ने कांटे के नकारात्मक प्रभावों का वर्णन किया है। कांटा उंगलियों को छेदता है, वस्त्रों को फाड़ देता है, तितलियों के पंख काटता है और बौरों के श्याम तन को, काले शरीर को घायल करता है। तो कवि कहना चाहता है कि समाज में कांटों जैसे कुछ लोग दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, कुछ दूसरों के सुख को नष्ट करना चाहते हैं। यह कांटे और कठोरता मनुष्य के क्रूर स्वभाव को दर्शा रहे हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में, बौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। तो यहाँ पर बताया गया कि फूल कोमलता और सौंदर्य का प्रतीक है। वह तितलियों को गोद में बैठाता है, बौरों को अपना मधुर रस पिलाता है और अपनी सुगंध और रंगों से वातावरण को सुंदर बनाता है और मन को प्रसन्न कर देता है। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि कुछ लोग प्रेम और सौंदर्य का संचार करते हैं। वे दूसरों को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, खुशी देने का कार्य करते हैं फूलों की तरह। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुरसीस पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। कसर मीन्स कमी और सुरसीस भाव देवताओं के सिर पर। तो इस पद में कवि कहते हैं कि कांटा सबकी आंखों में खटकता है, जबकि फूल को सम्मान प्राप्त होता है। वह देवताओं के शीश पर शोभा प्राप्त करता है।
यह इस बात को रेखांकित करता है कि समाज में कुल या जन्म महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि व्यक्ति के गुण ही उसे सम्मान दिलाते हैं। अगर व्यक्ति में बड़प्पन का अभाव है तो समाज में उसे आदर नहीं मिलता। तो समाज में कुछ लोग अप्रिय होते हैं तो कुछ पूजनीय। केवल ऊंचा कुल होने से, खानदान होने से, ऊंची जाति होने से, बड़ा परिवार होने से कुछ नहीं होता। ये चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि व्यक्ति का चरित्र और उसका व्यवहार ही उसे महान बनाता है। तो यह कविता हमें सिखाती है कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है, लेकिन यह व्यक्ति का स्वभाव और कर्म ही है जो उसे दूसरों से अलग और विशेष बनाता है। अच्छे कर्म करने वाला समाज में फूल की तरह सम्मान पाता है। जो मनुष्य बुरे कर्म करता है वह कांटे की तरह हर जगह तिरस्कृत होता है। यह कविता लिखी हुई है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। आइए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित कवि और लेखक थे। उनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका निधन 16 मार्च 1947 को हुआ। उन्होंने संस्कृत, उर्दू, फारसी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया और हिंदी साहित्य में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हरिओद की चर्चित काव्य कृति प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। बच्चों के लिए उनके अनेक कविता संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें चंद्र खिलौना और खेल तमाशा उल्लेखनीय हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में काव्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रस कलश, पारिजात और कल्पलता। उपन्यास जो उन्होंने लिखे उनमें ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल। उनके जो नाटक मिलते हैं उनमें रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय। आलोचना की पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। तो ये उनकी प्रमुख रचनाएं हमें उपलब्ध हैं। अब प्रस्तुत है कविता फूल और कांटे पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न उत्तर का पहला खंड है बच्चों मेरी समझ से। कविता के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं और साथ में उनके 4 उत्तर भी हैं। तो जो सबसे सटीक उत्तर है उसके सामने हमने तारा बनाना है। जैसे कि प्रश्न है, कविता में कांटे के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है? कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट करता है, कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है, कांटा उंगलियों को छेदता और वस्त्र फाड़ देता है, कांटा पौधे को हानि पहुंचाता है। तो सबसे सटीक उत्तर है बच्चों, सही उत्तर है, सत्य है वो, कांटा उंगलियों को छेदता और वस्त्र फाड़ देता है। यह उत्तर हमने किस लिए चुना? क्योंकि कविता की पंक्तियां छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन सीधे तौर पर इस कथन की पुष्टि करती हैं। अन्य विकल्प कविता में कांटे के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हैं। कांटा सुगंध को नष्ट करने या तितलियों भौरों को आकर्षित करने का कार्य नहीं करता, बल्कि यह उन्हें हानि ही पहुंचाता है। पौधे को हानि पहुंचाने की बात सीधे तौर पर कविता में नहीं कही गई है, जबकि उंगलियां छेदना, वस्त्र फाड़ना स्पष्ट रूप से इस कविता में वर्णित है, इसलिए हमने यह उत्तर चुना। दूसरा प्रश्न है, कविता में फूल और कांटे में समानताओं और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप से व्यक्त करता है कि फूल सुंदरता का प्रतीक और कांटा कठोरता का? फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। तो फूल और कांटे की समानता और विभिन्नताओं का उल्लेख करती हुई पंक्तियां हैं। तीसरी, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं लेकिन उनके स्वभाव भिन्न होते हैं। और चौथी, फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। प्यारे बच्चों, ये दो तीसरा और चौथा उत्तर हैं, ये ज़्यादा सटीक हैं।
ये उत्तर क्यों चुने गए हैं? जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता। यह पंक्ति स्पष्ट रूप से बताती है कि फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनके कार्य और प्रभाव भिन्न हैं। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं वही। तो ये पंक्तियां भी दर्शाती हैं कि प्रकृति दोनों को समान रूप से पोषित करती है, फिर भी उनके ढंग यानी कि स्वभाव और कर्म अलग अलग होते हैं। इसका जो पहला विकल्प है बच्चों, फूल सुंदरता और कांटा कठोरता का प्रतीक है, तो यह कुछ हद तक सही है, लेकिन यह समानता और भिन्नता के उल्लेख को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पा रहा। दूसरा विकल्प पूर्णतः गलत है, क्योंकि कविता में लोगों के विचारों की समानता की बात कहीं भी नहीं कही गई है। तीसरा प्रश्न है, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है? व्यक्ति का कुल उसके सम्मान का आधार होता है। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो सबसे सटीक निष्कर्ष है दूसरा, व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। यह उत्तर इसलिए चुना गया है बच्चों, कविता की अंतिम पंक्तियां किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यह स्पष्ट रूप से पंक्ति निष्कर्ष देती है कि यदि व्यक्ति में अच्छे गुण और बड़प्पन नहीं है तो उसके ऊंचे कुल का भी कोई महत्व नहीं। इसलिए व्यक्ति के कार्यों और गुणों के कारण ही उसे समाज में सम्मान मिलता है। अन्य विकल्प कविता के मूल संदेश के विपरीत हैं, जो व्यक्तिगत गुणों और कर्मों की महत्ता पर जोर देता है। इसके बाद प्रश्न है, कविता के अनुसार कौन सा कथन बड़प्पन के लिए उपयुक्त है? धन दौलत ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है और कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार है। तो जो तीसरा जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा सही है कि बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों से पहचाना जाता है। यह उत्तर क्यों चुना? कविता का अंतिम छंद सीधे तौर पर इस विचार को प्रस्तुत करता है कि केवल कुल की बड़ाई पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति में बड़प्पन यानी अच्छे गुण, स्वभाव और कर्म होने चाहिए। फूल का उदाहरण देकर कवि यही समझाते हैं कि अपने गुणों के कारण ही वह सम्मान पाता है, न कि केवल इसलिए कि वह उसी पौधे पर उगा है जिस पर कांटा उगा है। अन्य विकल्प धन दौलत, कुल की प्रशंसा या केवल कुल के नाम को बड़प्पन का आधार मानते हैं, जो कविता के संदेश से मेल नहीं खाते। पाठ में से चुनकर पंक्तियां दी गई हैं, तो आपको इनका अर्थ लिखना है। मेह उन पर बरसता एक सी हवाएं उन पर हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो इन पंक्तियों का अर्थ है कि प्रकृति जैसे कि बारिश और हवा, कांटे और फूल दोनों पर समान रूप से बरसती हैं और बहती हैं। प्रकृति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती, दोनों को समान पोषण और वातावरण मिलता है। लेकिन इसके बावजूद कांटे और फूल का स्वभाव और उनका व्यवहार हमेशा अलग अलग होता है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई व्यक्ति या वस्तु अपने स्वभाव और कर्मों से क्या प्रदर्शित करती है। यह पंक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता और चुनाव की शक्ति को भी दर्शाती है कि समान परिस्थितियों में भी अलग अलग रास्ते चुने जा सकते हैं। यानी परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर मनुष्य चाहे तो वह फूलों जैसा परोपकारी रास्ता, दूसरों को सुख देने वाला, खुशियों देने वाला रास्ता भी चुन सकता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो प्यारे बच्चों, इस पंक्ति का अर्थ है कि यदि किसी व्यक्ति में अच्छे गुण, महानता या बड़प्पन की कमी हो तो उसके ऊंचे कुल या वंश की प्रशंसा या बड़ाई किसी काम की नहीं होती।
यदि व्यक्ति सवम गुणों से रहित है तो उसके प्रतिष्ठित परिवार या पृष्ठभूमि का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि व्यक्ति में बड़प्पन की कमी है तो उसका कुल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी जाति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परिवार कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह समाज में सच्चा सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। मिलकर करें मिलान। इस कविता में फूल और कांटे के उदाहरण द्वारा लोगों के स्वभाव में अंतर और समानताओं की ओर संकेत किया गया है। दूसरे शब्दों में फूल और कांटा प्रतीक के रूप में इस कविता में प्रयुक्त किए गए हैं। प्यारे बच्चों, आपने मिलकर साथियों के साथ चर्चा करनी है कि फूल और कांटा किस किस के प्रतीक हो सकते हैं। तो इस तरह फूलों के जो प्रतीक हैं उनके साथ फूल का, और जो कांटों के प्रतीक हैं उनके साथ कांटे का मिलान करना है। तो फूलों के प्रतीक हैं बच्चों दया, अच्छाई, सुख, सुंदरता, कोमलता, आनंद, परोपकार और प्रेम और प्रसन्नता। कांटे के जो प्रतीक हैं उसमें है स्वार्थ, बुराई, दुख, कठोरता और पीड़ा। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों का, इन प्रतीकों का फूल और कांटे से मिलान कर सकते हैं। कविता को पढ़ें और पता लगाएं कि कविता में ऐसी कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। तो प्यारे बच्चों, कविता में कुछ समानताओं का उल्लेख है जो कांटे और फूल वाले एक ही पौधे पर समान रूप से लागू होती हैं। जैसे दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, यानी कांटा और फूल एक ही स्थान पर पैदा होते हैं, एक ही पौधे द्वारा उनका पालन पोषण किया जाता है। समान रूप से रात में चांद अपनी चांदनी, चंद्रमा अपनी रोशनी उन पर डालता है, और समान रूप से वर्षा का पानी भी उन पर एक जैसा बरसता है, और समान हवा उन पर एक ही प्रकार की हवा बहती है। आपको फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य रूप से कौन सा अंतर दिखाई दिया? तो प्यारे बच्चों, फूल और कांटे के स्वभाव में मुख्य अंतर यह है कि फूल जो है वो प्यार और कोमलता का प्रतीक है। यह तितलियों को गोद में बिठाता है, भौरों को अपना रस पिलाता है, अपनी सुगंध और रंग से दूसरों को प्रसन्न करता है, और देवताओं के सिर पर भी शोभा पाता है, अर्थात सम्मान प्राप्त करता है। फूलों का स्वभाव दूसरों को सुख और आनंद देने वाला होता है। इसके विपरीत कांटा कठोरता और पीड़ा का प्रतीक है। यह किसी की उंगलियों को छेद देता है, नए वस्त्र, सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, तितलियों के पंख कतर देता है और भौरों के शरीर को बेधता है, अर्थात दूसरों को दुख और कष्ट ही पहुंचाता है। इसका स्वभाव दूसरों को पीड़ा देने वाला होता है। कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है उसे पहचानें, समझें और अपने शब्दों में लिखें। तो कविता में मुख्य रूप से यह बात कही गई है कि एक ही परिस्थितियों में पलने वाले जीवों यानी कि मनुष्यों के स्वभाव और प्रभाव अलग अलग होते हैं। कुछ लोग समाज में सुख और सौहार्द फैलाते हैं तो कुछ दूसरों को कष्ट देते हैं। अंत में कवि यह कहता है कि व्यक्ति का मूल्य उसके कुल, बड़ी जाति, ऊंचे परिवार से नहीं बल्कि उसके गुणों और व्यवहार से तय होता है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर, उदाहरण देकर समझाइए कैसे। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि किसी व्यक्ति में अच्छे गुण और बड़प्पन की कमी हो तो ऊंचे कुल या ऊंचे खानदान का कोई महत्व नहीं होता। इसे उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ही प्रतिष्ठित और धनी परिवार में पैदा होता है। उसके पूर्वजों ने समाज में बहुत सम्मान अर्जित किया, लेकिन वह व्यक्ति स्वयं अहंकारी, दूसरों का अपमान करने वाला, बुरे कार्य करने वाला है। ऐसे व्यक्ति को केवल ऊंचे कुल के कारण समाज में सच्चा सम्मान नहीं मिलेगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति साधारण परिवार में भी जन्म लेता है लेकिन वह दयालु प्रवृत्ति का है, परोपकारी है, अच्छे कार्य करने वाला है, तो वह अपने गुणों के कारण समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। उसका बड़प्पन उसके कर्मों से झलकेगा, न कि उसके कुल से।
अंततः केवल कुल की बढ़ाई तब तक निरर्थक है जब तक व्यक्ति में बड़प्पन जानी अच्छे गुण और कर्म मौजूद ना हो। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा सोहता सुर शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों से दूर रहना पसंद करते हैं? तो इसका उत्तर है खटकता एक सबकी आंख में। यह पंक्ति उन लोगों की ओर संकेत करती है जिनका स्वभाव नकारात्मक, पीड़ादायक और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला होता है। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति किसी को पसंद नहीं आते, वे हमें अप्रिय लगते हैं। दूसरा है सोहता सुर शीश पर। तो यह पंक्ति उन लोगों की ओर इशारा करती है जिनका स्वभाव सकारात्मक, सुखदायक और दूसरों को आनंदित करने वाला होता है। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति सबकी प्रशंसा पाते हैं। लोग उनकी संगति पसंद करते हैं क्योंकि वे खुशी, प्रेम और सकारात्मकता फैलाते हैं। कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा और मेघ केवल एक ही पौधे पर बरसते हैं। बाकी पौधे सबके बिना कैसे दिखेंगे और उनके जीवन पर क्या प्रभाव होगा? तो प्यारे बच्चों, प्रश्न उत्तर का खंड है अनुमान और कल्पना से। तो आपने कल्पना करनी है और इसका उत्तर देना है। यदि चांदनी, हवा, मेघ केवल एक ही पौधे पर बरसें तो बाकी पौधे अंधकार में डूबे रहेंगे, उन पर हवा की ताजगी नहीं होगी और बिना जल के उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, धीरे धीरे वे मुरझा जाएंगे, उनकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और वे पौधे सूखने लगेंगे। यह विचार प्रकृति की असमानता को दर्शाता है। यदि कुछ को सभी संसाधन मिले और अन्य को कुछ भी ना मिले तो समाज में जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती? अनुमान और कल्पना से उत्तर देना है। यह दुनिया अत्यंत नीरस होती और एक रूप हो जाती। हर पेड़ समान होता, हर फूल का रंग एक जैसा होता, हर जंगल एक जैसी छवि प्रस्तुत करता। प्रकृति की विविधता बिल्कुल खत्म हो जाती और हमारा अनुभव सीमित हो जाता। मनुष्य भी इसी प्रकार विविधता में सुंदरता पाते हैं। यदि सभी एक जैसे होते तो व्यक्तित्व का अनोखापन और संस्कृति का रंग फीका पड़ जाता। यदि कांटे न होते तो हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता? तो प्यारे बच्चों, पहली नज़र में यह आदर्श स्थिति लग सकती है, लेकिन कांटों की अनुपस्थिति संतुलन को बिगाड़ भी सकती है। कांटे पौधों को बचाने का कार्य करते हैं। वे उन्हें कारण तोड़े जाने से रोकते हैं, उन्हें कठिन परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। यदि केवल फूल ही होते और तो पौधे जो है वो कमज़ोर हो सकते थे, अधिक आसानी से नष्ट हो सकते थे और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। कल्पना कीजिए आपको किसी कांटे, फूल या दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता, तो आप किसके गुणों को अपनाना चाहेंगे? कारण सहित उत्तर दें। तो प्यारे बच्चों, यदि जीवन में केवल फूलों की कोमलता हो तो हम दूसरों को सुकून और आनंद देंगे, लेकिन यदि केवल कांटों की कठोरता हो तो हम अपने अस्तित्व को बचा तो सकते हैं पर दूसरों को बहुत अधिक आघात पहुंचा सकते हैं। तो संतुलन को अपनाना चाहिए, फूलों की कोमलता और सौंदर्य, लेकिन साथ ही साथ कांटों जैसी दृढ़ता और आत्मरक्षा भी जरूरी है। कल्पना कीजिए कि एक तितली कांटे से मित्रता करना चाहती है। उनके बीच का संवाद यानी वार्तालाप कैसा होगा? तो हम लिख सकते हैं, आप भी इस तरह से कल्पना से इस तरह का संवाद, इस तरह का वार्तालाप तैयार कर सकते हैं। जैसे तितली कह रही है, तुम इतने कठोर क्यों हो कांटे? तुम्हें भी मेरी तरह हल्की हवा में उड़ना चाहिए। कांटा, मैं धरती से बंधा हूँ लेकिन मेरा कार्य रक्षा करना है। मैं पौधे की रक्षा करता हूँ और इसे मजबूती देता हूँ। तितली, पर तुम्हारा स्वभाव बहुत तीखा है। कांटा, कभी कभी कठोरता भी जरूरी होती है ताकि कोमलता सुरक्षित रह सके। तुम फूलों के संग रहो, मैं पौधों की रक्षा में अपने स्थान पर बना रहूँगा।
तो इस प्रकार का वार्तालाप हमें दिखाता है कि हर तत्व की प्रकृति अलग होती है, लेकिन साथ ही साथ सभी का अपना अपना महत्व भी होता है। आप इस वार्तालाप को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं और बड़प्पन से जुड़े हुए शब्द आपने इनमें भरने हैं। जैसे एक दिखाया भी गया है संतोष। तो बड़प्पन से जुड़े हुए शब्द हो सकते हैं बच्चों उदारता, परोपकार, गरिमा, सम्मान, करुणा, मर्यादा, प्रतिष्ठा और निस्वार्थता। आप इस टैली में और भी वृद्धि कर सकते हैं। बड़प्पन शब्द बड़ा और पन से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है बड़ाई, श्रेष्ठ या बड़ा होने का भाव, महत्व या फिर गौरव। इसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तित्व, गुण और चरित्र की ऊंचाई या महानता बताने के लिए किया जाता है। जैसे उसकी सादगी और बड़प्पन ने सबका मन जीत लिया। तो प्यारे बच्चों, कुछ शब्द दिए गए हैं जो किसी भाव को व्यक्त करते हैं। इनमें से जो शब्द बड़प्पन के भाव को व्यक्त करते हैं उन पर गोला बनाइए। तो बड़प्पन के भाव को व्यक्त करने वाले शब्द जो इस टैली में हैं उनमें है बच्चों सहनशीलता, दया, विश्वास, इसके बाद उदारता, विनम्रता, त्याग और संतोष, समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, परोपकार और सद्भावना। बाकी जो शब्द हैं वो बड़प्पन के भाव को व्यक्त नहीं करते। उनके नीचे आप रेखा खींचकर उन्हें अलग से दर्शा सकते हैं। कविता की रचना। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। प्यारे बच्चों, इस पद में जो रेखांकित शब्द है उस पर ध्यान दीजिए। यह शब्द लिखा हुआ है औ और इसमें जो है रै वर्ण लिखा नहीं गया है, यहाँ पर और लिखा होना चाहिए। कई बार बोलते हुए हम शब्द की अंतिम ध्वनि उच्चारित नहीं करते हैं। कभी भी कविता की लय के अनुसार ऐसा प्रयोग करते हैं। इस कविता में कई विशेषताएं छिपी हैं। जैसे प्यार में डूबी तितलियों के स्थान पर प्यार डूबी तितलियों का ही प्रयोग किया गया है। हर दूसरी पंक्ति का अंतिम शब्द मिलती जुलती ध्वनि वाला यानी कि तुकांत में है। तो अपने समूह के साथ मिलकर इस कविता की जो विशेषताएं हैं उनकी सूची बनाइए। आपकी सहायता के लिए हम बच्चों यहाँ पर कुछ हिंट आपको दे रहे हैं। कवि ने फूलों, कांटों, तितलियों और भौरों जैसे प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से मनुष्य के स्वभाव और समाज की विविधता को इस कविता में दर्शाया है। कविता में सरल और संगीतमय छंद हैं जो पाठक को भावनात्मक रूप से जोड़ते हैं। कवि ने सजीव बिंबों के माध्यम से दृश्य चित्रण किया है, जैसे कि चांदनी रात, बरसता मेह, हवाओं का बहना। इस कविता में अलंकार भी मिलते हैं, जैसे कि इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, यानी तितलियों का प्यार में डूबना। सरल खड़ी बोली में रचित यह कविता आम जन तक आसानी से पहुंचती है, समझ में आती है। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और कुछ पंक्तियां दी गई हैं। वह पंक्तियां दी गई हैं जिनमें ये कविता की विशेषताएं झलकती हैं। तो विशेषताओं का पंक्तियों से मिलान करें। तो प्यारे बच्चों, कविता की विशेषता है कि एक ही वर्ण से शुरू होने वाले दो शब्द एक ही पंक्ति में साथ साथ आए हैं। तो वह कविता की पंक्ति तीसरी फाड़ देता है किसी का वर वसन। मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो यह पंक्ति चौथी है खटकता सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर। तो आंख में खटकना एक मुहावरा है। प्रश्न पूछा गया है। तो कविता की वह पंक्ति है जिसमें प्रश्न पूछा गया है। पहली, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे। प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों का मानवीय कार्यों और भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो वह पंक्ति है बच्चों, भौर को अपना अनूठा रस पिला। इसके अलावा है सदा देता कली का जी खिला और फूल लेकर तितलियों को गोद में।
ये तीनों पंक्तियां हैं जो उसमें प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन है। एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो इन पंक्तियों में विपरीत अर्थ वाले शब्दों की वाली कोई भी पंक्ति नहीं है। बौर का वेद देता है श्याम तन, तो श्याम तन का अर्थ है काला शरीर। यहाँ पर श्याम शब्द बवरे के शरीर की विशेषता बता रहा है, अर्थात श्याम शब्द एक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यहाँ पर तन एक संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई गई है, अर्थात तन को हम विशेष्य कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 पंक्तियां दी गई हैं, उनमें विशेषण और विशेष्य को अलग अलग छांट कर लिखना है। बौर का वेद देता श्याम तन, तो इसमें विशेषण है श्याम और विशेष्य है तन, यानी यहाँ पर तन की जो विशेषता बताई गई है। इसी प्रकार फाड़ देता है किसी का वर वसन, तो वर और वसन, वर विशेषण है और वसन विशेष्य, जहाँ पर कपड़े का सुंदर होना उसकी विशेषता है। बौर को अपना अनूठा रस पिला, तो अनूठा रस, रस की विशेषता बताई गई है, तो इस प्रकार अनूठा शब्द विशेषण है और रस विशेष है। निज सुगंधों और निराले ढंग से, तो जहाँ पर जो सुगंध की विशेषता है वह है निज, तो निज जहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उनकी आपने विशेषताएं लिखनी है, विशेषण उनके आगे लगाना है। जैसे कि फूल, तो इनके बारे में हम लिख सकते हैं सुंदर फूल, रंगीन फूल, कोमल फूल, लाल फूल। कांटा, तीखा कांटा, नुकीला कांटा, कठोर कांटा, बड़ा कांटा, छोटा कांटा। मेह, ठंडा मेह, रिमझिम मेह, तेज मेह, भारी मेह। चांद, गोल चांद, चमकीला चांद, पूरा चांद, आधा चांद। रात कैसी हो सकती है विशेषताओं के रूप में? अंधेरी रात, शांत रात, लंबी रात, छोटी रात, काली रात। इस टैली में आप और विशेषण जोड़कर और वृद्धि करें। आपकी बात अगला खंड है प्रश्न उत्तर का। यदि आपको फूल और कांटे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? तो प्यारे बच्चों, आप इस प्रकार उत्तर लिख सकते हैं कि मैं फूल को चुनना पसंद करूंगा क्योंकि फूल कोमलता, सौंदर्य और सुगंध का प्रतीक है। यह दूसरों को आनंद देता है, तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है और अपने रंगों से वातावरण को सुंदर बनाता है। जीवन में भी यदि हम फूलों की तरह प्रेम और सकारात्मकता फैलाएं तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। हालांकि कांटे की तरह आत्मरक्षा और दृढ़ता भी जरूरी है, लेकिन यदि हमें एक को चुनना हो तो फूलों की कोमलता और सौंदर्य को अपनाना चाहिए। अपने मित्रों और परिवार के जीवन में प्रसन्नता और आनंद लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं बच्चों कि मैं अपने परिवार और मित्रों के जीवन में प्रसन्नता लाने के लिए कई कार्य कर सकता हूं, जैसे सकारात्मकता फैलाना, हमेशा उत्साहजनक और प्रेरणादायक बातें करना, समय देना, अपने मित्रों परिवार के साथ समय बिताना, उनकी बातें सुनना और उनकी भावनाओं को समझना, मदद करना, जब भी किसी को सहायता की जरूरत हो तो बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, उपहार, नजराने यानी तोहफे देना, छोटे छोटे उपहार या सरप्राइज देकर खुश करना, हंसी मजाक करना, हल्के फुल्के मजाक और हास्य से माहौल को खुशनुमा बनाना। फूल और कांटे एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, फिर भी साथ साथ पाए जाते हैं। अपने आसपास ऐसे कुछ उदाहरण दीजिए। इस प्रश्न के जो कुछ हिंट भी दिए गए हैं आप उनकी मदद भी ले सकते हैं, जैसे कि नमक और चीनी, तो एक खारा होता है और दूसरा मीठा, लेकिन दोनों भोजन के आवश्यक तत्व हैं। इसी प्रकार शांत और क्रोधी स्वभाव के मनुष्य, कुछ लोग शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ गुस्से वाले, लेकिन दोनों समाज में मौजूद हैं। इसी प्रकार काला और सफ़ेद रंग दोनों विपरीत हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे भी लगते हैं। सुख और दुख
जीवन में दोनों का अनुभव जरूरी है, क्योंकि दुख के बिना सुख का महत्व हम नहीं समझ सकते, जान सकते। प्रकाश और अंधेरा, दिन में प्रकाश और रात में अंधेरा, लेकिन ये दोनों एक जो प्रकृति का चक्कर है उसका हिस्सा हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी का वर वसन। आप अपने आसपास की किसी समस्या का वर्णन करें जिसे आप कांटे के समान महसूस करते हैं, उस समस्या का समाधान भी सुझाइए। तो प्यारे बच्चों, आपको ऐसी कोई ना कोई समस्या जरूर मिलेगी और साथ में आप ये भी सोचें कि उसको हल कैसे किया जा सकता है। जहां पर दो उत्तर आपको उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं। जैसे समस्या है, आजकल अहंकार और ईर्ष्या समाज में कांटे की तरह चुभते हैं। लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और अहंकार के कारण रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो समाधान कैसे लिख सकते हैं? इस समस्या का समाधान सहृदयता और सहयोग है। यदि हम दूसरों की सफलता को स्वीकार करें, उनकी खुशियों में शामिल हों और अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनाएं, तो समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार एक और समस्या देख लेते हैं। आसपास कांटे के समान एक समस्या है, वह है सड़कों पर बढ़ता हुआ कचरा। यह समस्या हर जगह हमें दिखाई दे देती है और कई तरह से समाज के ऊपर, देश के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है। समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान कई स्तरों पर किया जा सकता है। लोगों को कचरा सही जगह पर डालने के महत्व के बारे में शिक्षित करना जरूरी है। इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। कचरा प्रबंधन प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। शहरों में कचरा इकट्ठा करने और उसे ठिकाने लगाने की प्रभावी प्रणाली हमारे पास होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के लिए नियम कड़े होने चाहिए और उनका सख्ती से पालन भी होना चाहिए। सृजन प्रश्न उत्तर का अगला खंड। इस कविता के बारे में एक चित्र बनाइए। आप चित्र में जहां चाहें अपने मनोनीत रंग भर सकते हैं। आप बिना रंगों या केवल उपलब्ध रंगों की सहायता से भी चित्र बना सकते हैं। चित्र बिल्कुल मौलिक लगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कल्पना से जैसा मन करे वैसा उसे आकार दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, कविता पर आधारित चित्र बनाना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, फूल भी है, कांटे भी हैं, तितली भी है। तो इस प्रकार से आप कोई चित्र अपनी कल्पना से बनाएं। या फिर यह एक दूसरा और चित्र है जिसमें फूल भी हैं, तितलियां भी हैं, भंवरे भी हैं और उन पर रोशनी भी समान रूप से पड़ रही है और वर्षा यानी मेघ भी बरस रहे हैं। तो इस प्रकार कविता का जो संदेश है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी कल्पना से चित्र बना सकते हैं। आपकी बात, मान लीजिए फूल और कांटे के बीच में बातचीत हो रही है। उनकी बातचीत या संवाद अपनी कल्पना से लिखिए। जो वार्तालाप है उसका विषय हो सकता है उनके गुण और विशेषताएं। यह समझना कि उनका जीवन में क्या योगदान है, इसको ध्यान में रखकर फूल और कांटे के बीच की बातचीत आपने लिखनी है। तो जैसे बच्चों फूल कह रहा है, मैं दुनिया में खुशबू और सुंदरता फैलाने आया हूँ। मेरी कोमल पंखुड़ियाँ तितलियों और भंवरों को आकर्षित करती हैं। लोग मुझे देखकर मुस्कुराते हैं और मेरी सुगंध से आनंदित होते हैं। तो कांटा क्या कहता है? और मैं जहाँ संघर्ष की याद दिलाने और सुरक्षा देने के लिए हूँ। मैं पौधे की रक्षा करता हूँ ताकि कोई उसे आसानी से नष्ट न कर सके। मेरी नुकीली धार दूसरों को सावधान करती है कि हर सुंदर चीज कोमल नहीं होती। फूल, लेकिन तुम इतने कठोर क्यों हो? तुम्हारी नुकीली धारें लोगों को चुभती हैं, दर्द देती हैं। कांटा, मैं कठोर हूँ क्योंकि जीवन में केवल कोमलता से काम नहीं चलता। कभी कभी कठिनाइयाँ भी जरूरी होती हैं ताकि हम मजबूत बन सकें। अगर मैं न रहूँ तो कोई भी पौधे को तोड़ सकता है, उसे नुकसान पहुँचा सकता है। फूल,
तुम्हारी बात सही है, हम दोनों का अपना महत्व है। मैं प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक हूँ और तुम संघर्ष और सुरक्षा के। जीवन में दोनों की जरूरत होती है, सुख और कठिनाई, कोमलता और दृढ़ता। कांटा, हाँ यही तो जीवन का संतुलन है। हम अलग अलग हैं लेकिन एक ही पौधे पर साथ रहते हैं। यही प्रकृति का नियम है। विरोधी चीजें भी एक दूसरे के बिना अधूरी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का वार्तालाप आप फूल और कांटे के लिए लिख सकते हैं। परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न उत्तर और हैं। कविता में फूल और कांटे को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो प्यारे बच्चों, फूल कोमलता, सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है, जबकि कांटा कठोरता, संघर्ष और आत्मरक्षा का प्रतीक है। प्रश्न है, फूल और कांटे एक ही पौधे पर उगने के बावजूद अलग अलग व्यवहार क्यों करते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि उनका स्वभाव और प्रकृति अलग अलग होती है। फूल कोमलता और सौंदर्य देता है, जबकि कांटा सुरक्षा और संघर्ष का प्रतीक है। प्रश्न, कविता में चांदनी, हवा और मेघ इनका क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है सभी फूल और कांटे दोनों को समान रूप से प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी इनका स्वभाव अलग अलग होता है। प्रश्न, कांटा किस प्रकार दूसरों को नुकसान पहुंचाता है? तो इसका उत्तर है कांटा उंगलियों को छेदता है, वस्त्र फाड़ देता है और तितलियों और भंवरों को घायल कर सकता है। प्रश्न, फूल किस प्रकार दूसरों की सहायता करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं? तो फूल अपनी सुगंध, रंग और मधुरता से वातावरण को सुंदर बनाते हैं और जीवों को आकर्षित करते हैं। कविता का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका उत्तर है व्यक्ति का मूल्यांकन उसके कुल से नहीं, ऊंचे खानदान से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से किया जाना चाहिए। कविता में कुल और व्यक्ति के गुणों की तुलना कैसे की गई है? इसका उत्तर है कविता बताती है कि कुल की प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के गुण और कर्म होते हैं। प्रश्न, वर वसन का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है सुंदर वस्त्र। कविता में कौन कौन से प्राकृतिक तत्वों का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है चांद, चांदनी, वर्षा, हवाएं, फूल, कांटे, तितलियां और भंवरे। इन प्राकृतिक तत्वों का वर्णन हमें कविता में मिलता है। तितलियों और भंवरों के साथ फूलों का व्यवहार कैसा है? तो इसका उत्तर है फूल तितलियों को गोद में लेते हैं और भंवरों को मधुर रस पिलाते हैं। प्रश्न, कविता में किस सामाजिक संदेश की ओर इशारा किया गया है? तो इसका उत्तर है कि व्यक्ति का मूल्य उसके गुणों से होता है, उसके अच्छे कर्मों से होता है, न कि जन्म और परिवार से। इसके बाद प्रश्न, कवि ने फूलों की तुलना किससे की है? तो समाज के उन लोगों से जो दूसरों को खुशी देते हैं, सुख देते हैं। बड़प्पन की कसर से क्या तात्पर्य है? तो व्यक्ति में महानता, उदारता और सद्गुण की कमी। कसर मीन्स कमी। प्रश्न, कविता में श्याम तन किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर श्याम तन है जो वह वरे के काले शरीर का प्रतीक है। इसके बाद प्रश्न, कविता की भाषा कैसी है? यह कविता की जो भाषा है वह सरल है, संगीतमय है और बिंबात्मक यानी प्रतीकात्मक खड़ी बोली इसमें प्रयुक्त हुई है। यह थी वीडियो फूल और कांटे कविता पर आधारित। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हिंदी के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और हिंदी के सभी पाठों के वीडियो के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। Thanks for watching. Please subscribe Gyandeep channel. Also like and share this video.